मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इससे पहले हमने आप लोगों को समझाया था वीरों का कैसा हो बसंत का दो पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ हमने आपको इसके पहले समझा दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम आपको तीसरा पैराग्राफ समझाने जा रहे हैं। बेटा एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए। इस पोयम का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, लेकिन आपको सिर्फ 1, 2, 3 केवल 3 पैराग्राफ ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, केवल 3 पैराग्राफ। और इसके बाद जो भी चैप्टर्स हम पढ़ाते हैं उस चैप्टर आप 6 में भी आप लोगों ने यही किया था कि हर चैप्टर्स के कुछ लाइन जस्ट लाइक 8 या 10 लाइन्स आप लोगों ने लिखे थे और डेकोरेट किया था। तो बेटा वैसा 7th में भी वही करना है बच्चा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, एक ही चीज़ों को बार बार आप पूछने से कोई फ़ायदा नहीं बेटा। मैंने इसको बताया था। रही बात संदर्भ और प्रसंग की, तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि संदर्भ में चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और बुक का नाम होता है। जैसे कि प्रस्तुत कविता हमारी मंजरी पाठ्य पुस्तक के वीरों का कैसा हो बसंत नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयिता या इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक है। संदर्भ में यही होता है और प्रसंग में जो भी पैराग्राफ जो कहता है, लेकिन इसमें चीज़ें एक ही हैं, इसलिए इसका संदर्भ प्रसंग चेंज नहीं होगा। एक बार मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू संदर्भ और प्रसंग भेज दिया है। तो अगर एग्जाम में आता है तो हर मान लीजिए कोई पैराग्राफ आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। किसी भी पैराग्राफ का अगर आता है एग्जाम में तो आप वही संदर्भ पैराग्राफ संदर्भ प्रसंग हर पैराग्राफ में होगा। क्लियर बेटा? अगर पहला पैराग्राफ आता है तो भी वही संदर्भ प्रसंग होगा, और ये लास्ट का पैराग्राफ आता है तो भी संदर्भ और प्रसंग वही होगा। ठीक है बेटा? अब हम आपको आगे की पोयम बताते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको भेज दिया है, आप कॉपी में कर चुके होंगे। ये वर्ड मीनिंग ये पोयम भी आप लिख लीजिएगा। केवल 1, 2, 3 केवल 3 पैराग्राफ ही आपको कॉपी में ऐसे ही लिखने हैं साइड करके। ठीक है बेटा? और हल्का सा उसको लाइट कलर से डेकोरेट कर लीजिएगा। ठीक है? अब हम आपको बताते हैं थर्ड पैराग्राफ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। मारू मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो युद्ध के समय बजाया जाता है, ठीक है। आदि अंत, आदि मतलब शुरू और अंत मतलब खत्म होना। यहाँ पर लेखिका ने आदि और अंत को लिया है सैनिकों को, अर्थात उन वीरों को के लिए जो युद्ध में लड़ते लड़ते या तो जीवन प्राप्त करते हैं नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब अर्थ, भर रही कोकिला इधर तान, कह रहा ये बसंत का मौसम है। इधर कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। कूकती है कोयल, आपने सुना होगा। कोयल जब कूकती है, आम के बौर लगते हैं उन पेड़ों पे बैठ के जब वो कोयल कूकती है तो बहुत मधुर लगता है, सभी तरफ उल्लास छाया रहता है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। कैसे आएगा? जब वे शांति से कैसे क्या कर पाएंगे? जब वो अपने परिवार के साथ रहकर खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है। मारू बाजे पर उधर तान, उधर क्या हो रहा है? उधर रणभेदी में भी बाजे बज रहे हैं। किसके लिए? युद्ध के लिए। ठीक है। और उधर क्या हो रहा है? बसंत में युद्ध की भी तैयारी में बीत जाता है। किसका? सैनिकों का, वीरों का बसंत भी युद्ध की तैयारी में बीत जाता है। बसंत में कोयल क्या करती है? कूकती है। बसंत में मैंने अभी बताया, बसंत में कोयल कूकती है। तो युद्ध में बाजे और नगाड़े, मारू बाजे, उधर युद्ध में क्या बजते हैं? नगाड़े और बाजे बजते हैं। वीरों के लिए कैसा होता है? वीरों के लिए जो रंग होता है वो रण का ही नियम होता है। रण मतलब युद्ध का नियम होता है कि युद्ध में उन्हें जाना ही जाना है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना
कह रहा रंग और रण का विधान। इधर रंग है अर्थात खुशियां हैं, उल्लास है, और उधर रण अर्थात युद्ध का है। मिलने आए हैं आदि अंत। क्या कह रहा है कि यहाँ पर वीरों के लिए जो युद्ध के मैदान में उतरते हैं वो अपना आदि अंत अर्थात जीवन मृत्यु दोनों को ही क्या करके चलते हैं, अपनी हथेली पर रख कर चलते हैं। लेखिका फिर पूछती है कि वीरों का बसंत कैसा होता है, वीरों का बसंत कैसा हो, अर्थात कि जो उन्हें जीवन मिले, मृत्यु मिले, अर्थात उनकी जय हो या पराजय हो, जो भी मिले, इसीलिए उनका वसंत कैसा होना चाहिए। उनका वसंत युद्ध क्षेत्र में ही पता चलता है। क्लियर हो गया बेटा। अब दूसरा, गल बाहें हो या हो कृपाण, गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या कृपाण, गल बाहें जिसका मैंने मतलब बताया, गल बाहों का मतलब होता है गले में बाहों का हार, और कृपाण मतलब तलवार। ठीक है, गल बाहें कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं कि वीरों को अस्त्र शस्त्र से, कृपाण मतलब क्या करना चाहिए उन्हें, वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित अर्थात उससे पूरा तैयार देखती हैं। जो भी युद्ध में जाता है उसके पास जो भी अस्त्र शस्त्र होता है उससे वो तैयार रहता है, देखती हैं। दूसरी तरफ क्या देख रही हैं कि उनके बाहों में क्या है, उनकी प्रिया के बाहों का हार है, अर्थात उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका के बाहों का हार है। ठीक है, वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती हैं, चल चितवन हो या धनुष बाण। लेखिका पूछती यही समस्या है दुरंत के क्या होना चाहिए। पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण को चुने अर्थात तलवार को चुने या अपनी प्रिया के बाहों के हार को चुने, वे धनुष बाण संभाले या अपनी प्रियतमा के नैनों के बाण अर्थात विलासमय आरामपूर्ण जीवन और सुख से परिपूर्ण, ठीक है, अर्थात सुख से व्यस्त हो उनका, वो किसका चुनाव करें, युद्ध का चुनाव करें या अपनी प्रियतमा के पास रहने का चुनाव करें। ये कह रहे हैं कि जो भी हो रस विलास या दलित त्राण, दलित त्राण का मतलब होता है दबे कुचले लोगों, जो लोग किसी चीज़ से बहुत परेशान होते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई कब्जा कर ले, कब्जा में सॉरी दबा के रखे, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था। कह रहे हैं जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए वो युद्ध करें, उन्हें उस गुलामी से आज़ाद करने के लिए युद्ध करें या फिर अपनी प्रेमिका के ही पास रहें। कह रहा है दलित कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। लेखिका कह रही हैं कि यही समस्या सबसे दुरंत है। दुरंत मतलब अति गंभीर है, दुरंत मतलब बेटा अति गंभीर है कि वो क्या करें, यहाँ पे रहें या दबे कुचले लोगों अर्थात जो निरीह लोग हैं उनकी सहायता के लिए युद्ध करें। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि सबके दुख सुख के बीच भी ये जो युद्ध है और अपने आराम का या अपनी प्रिया के साथ रहने का जो समय है उसमें वो क्या करें, युद्ध के लिए जाएं या फिर अपने घर में आराम से इस बसंत का आनंद लें। इसीलिए लेखिका पूछती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। ये दोनों लाइन क्लियर हो गई बेटा, दोनों पैराग्राफ। अब तीसरा, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लेखिका कहती हैं कि हे अतीत अपने मौन को त्याग कर तुम वो सच बता दो, लंके तुझ में क्यों लगी आग। आप लोग जानते हैं कि लंका में आग क्यों लगी थी, पता है, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध ना हो इसके लिए शांति प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन युद्ध हुई इसी की वजह से लंका में आग लगी थी। ऐ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र साक्षी है किसका, महाभारत के युद्ध का। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, जाग मतलब हे कुरुक्षेत्र बताओ कि ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ था। बतला अपने अनुभव अनंत, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जो भी आपके पास अनुभव है हे कुरुक्षेत्र तुम्हारे पास जो भी अनुभव है उसे अब बता दो
कि वीरों का क्या हश्र होता है, अर्थात युद्ध करने के लिए जब शांति प्रस्ताव खत्म कर दिया जाता है, जब उसे नहीं माना जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध का सामना करना पड़ता है। आप फिर से समझ लीजिए इसको। कविता चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो, कि सच क्या है उसे पता चले। अतीत की चुप्पी, अतीत अब मौन त्याग। कहते हैं अतीत में हमें इतिहास आप पढ़ते हैं किस लिए, ताकि उसमें जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम बार बार ना करें। अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहते हैं। युद्ध क्यों होते हैं, पता है युद्ध क्यों होते हैं? जब युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन युद्ध जब हम अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को जब हम नहीं रोक पाते, इसमें दो भाव होते हैं। रावण क्यों लड़ रहा था और राम क्यों लड़ रहे थे। अगर हम इस चीज़ को दोनों पक्ष में देखें, चाहे वो महाभारत में चाहे रामायण में, तो पता चलता है कि कहीं धर्म की स्थापना के लिए और कहीं पे असत्य पर सत्य की विजय के लिए। युद्ध तभी होता है, उससे किसी का भला नहीं होता। कभी भी युद्ध से किसी का भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली रह जाते हैं, उधर से भी नाश होता है और इधर से भी। पूछ रही हैं कि लंका में आग क्यों लगी थी, यह प्रश्न हमें सोचना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है, कह रहा है कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र जगो और अपने अनुभवों को बताओ कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। युद्ध के संकट से हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपको तीनों पैराग्राफ के अर्थ समझा दिए हैं बेटा। एक बार आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। PDF हम आपको भेज दे रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। एक बार लास्ट में हम आपको फिर समझा देते हैं सब, ठीक है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब ये शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो बसंत तो युद्ध की तैयारी में बीत जाता है। बसंत में कोयल क्या कर रही है, कूकती है। और युद्ध में क्या होता है, युद्ध में नगाड़े और बाजे बजते हैं। वीरों के लिए तो रंग और रण, इन्हीं दोनों का विधान कुछ इस तरह का है कि वो वीर या तो युद्ध के मैदान में उतरें, तो फिर क्या होता है उनका, जब वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो या तो उनकी जय होती है या पराजय होती है, मृत्यु होती है या फिर जीवन मिलता है। वो क्या करते हैं, जीवन और मृत्यु को हथेली पर रख कर चलते हैं। कौन, वीर। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगी तो क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी, ठीक है। कवित्री फिर एक बार प्रश्न करती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा क्वेश्चन मार्क उन्होंने दिया है कि वीरों का वसंत कैसा हो, ठीक है। दूसरा, गलबाही हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो बसंत, दुरंत का मतलब मैंने बताया अति गंभीर। कवित्री कहती हैं कि वीर, एक तरफ वीर क्या कर रहा है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं और दूसरे में क्या देखती हैं, अपनी प्रिया के बाहों का हार देखती हैं। वे दोनों एक साथ पूछती हैं, वो दोनों को एक साथ रखकर, प्रिया के बाहों का हार भी और अस्त्र शस्त्र भी रखकर एक साथ पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण को चुने या अपनी प्रिया की बाहों का हार को चुने, ठीक है। धनुष बाण संभाले या प्रिया के नैनों के बाण को संभाले, ठीक है। वे विलासमय अर्थात आरामपूर्ण जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण है उसको देखें या फिर दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। क्या करें, वो अपनी प्रेमिका के साथ रहें या अपनी प्रिया के साथ रहें या फिर उन लोगों के लिए युद्ध करें जो इनके मुक्ति का रास्ता दिख रहा हो। सबसे प्रबल और सबसे गंभीर समस्या ये है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका बसंत कैसा हो। लेखिका पूछती हैं कि इन सब के बीच एक वीर का वसंत कैसा हो, ठीक है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा
हो पसंद। कवित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई का ज्ञान हो जाए, सभी को पता हो कि युद्ध करने से क्या होता है। अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं, मौन को तोड़ने के लिए कहती हैं, मौन को त्यागने के लिए कहती हैं। कहती हैं युद्ध होते ही क्यों हैं, उससे किसी का भला नहीं होता। कभी भी युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही क्या रह जाते हैं, दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका से पूछती हैं कि तुम में आग क्यों लगी थी। यह विचार करने योग्य प्रश्न है कि लंका में आग लगी तो क्यों। कुरुक्षेत्र से कहा उन्होंने कि अब तुम जाग जाओ और अपने अनुभवों को इस पूरी दुनिया को बताओ। बताकर क्या करो, दुनिया को युद्ध के संकट से बचा लो। अर्थात पूछती हैं कि इन सब के बीच वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने आपको 3 पैराग्राफ आज क्लियर करा दिए। अभी आपके 2 पैराग्राफ और बचे हुए हैं, इनको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। बेटा एक बार फिर समझ लीजिए, आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ के पोयम अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी मैंने पैराग्राफ पढ़ाए हैं इनकी व्याख्या आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पहले ही पैराग्राफ में सिर्फ आप क्या लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। बाकी सबकी व्याख्या आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।